नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रामीण ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत की खोज, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है, उसके पहले चैप्टर के बारे में। अध्याय 1, अहमदनगर का किला। यह पुस्तक एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित है। 20 महीने, अहमदनगर का किला, 13 अप्रैल 1944। हमें यहाँ आए हुए 20 महीने से अधिक समय बीत गया। मेरी 9वीं जेल यात्रा का 20 महीने से भी अधिक समय। अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने यहाँ पहुंच पर हमारा स्वागत किया। बढ़ते चांद का उजला शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। तब से हर बार जब नया चांद उगता है तो जैसे मुझे याद दिला जाता है कि मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया। ऐसे ही मेरे पिछले कारावास की अवधि में हुआ था, जो आलोक पर्व दीपावली के तत्काल बाद नए चांद के साथ शुरू हुई थी। चांद मेरी बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा। पहचान गहराने से मित्रता और बढ़ गई। वही मुझे दुनिया के सौंदर्य की, जीवन के ज्वार भाटे की याद दिलाते हैं। साथ ही इस बात की भी कि अंधेरे के बाद उजाला होता है और मृत्यु और पुनर्जीवन एक दूसरे के पीछे अनंत क्रम में घूमते रहते हैं। निरंतर बदलते रहने के बावजूद हमेशा वैसे ही रहते हैं ये चांद। मैंने उसे उसकी विभिन्न कलाओं में और तरह तरह के मनोभावों में देखा है। शाम को लंबी होती परछाइयों में, रात के मौन प्रहरों में, और तब जब भोर के झोंके और मरमराहट आने वाले दिन की आस बांधते हैं। अतीत का भार। दूसरे जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया। मैं रोज कई घंटों तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियां खोदकर तैयार करने में बिताने लगा। मिट्टी बहुत खराब थी, पथरीली और पहले बनाए गए मकानों के मलबे और अवशेष से भरी हुई थी। उसमें प्राचीन स्मारकों के खंडर भी मौजूद थे। इसलिए चूंकि यह इतिहास स्थल है, अतीत में इसके कई युद्ध और राजमहलों की दुर्विसंधियां देखी हैं। भारत के पूरे इतिहास की दृष्टि से यहाँ युद्ध का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। घटनाओं के वर्तर संदर्भ में इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है, पर इनमें एक घटना औरों से विशिष्ट है और आज भी याद की जाती है। यह है चांद बीबी नामक एक सुंदर महिला के साहस की कहानी, जिसने इस किले की रक्षा के लिए तलवार हाथ में उठाकर अकबर की शाही सेना के विरुद्ध अपनी सेना का नेतृत्व किया। उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों ही। इस अभागी धरती की खुदाई के दौरान हमें जमीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। हम बहुत दूर नहीं जा सकते क्योंकि अधिकारियों ने गहरी खुदाई करने और पुरातात्विक खोजबीन करने की अनुमति नहीं दी थी, और न ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन थे। एक बार हमें एक तरफ दीवार पर पत्थर पर खुदे हुए सुंदर सफेद कमल की आकृति मिली। शायद यह पत्थर दरवाजे के ऊपर रहा होगा। अब मैंने अपनी कुदाल छोड़कर उसके बदले कलम उठा ली है। मैं वर्तमान के बारे में तब तक नहीं लिख सकता जब तक उसे कर्म के माध्यम से अनुभव करने के लिए मैं आजाद नहीं हो जाता। ना ही मैं पैगंबर की भूमिका अपनाकर भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। बचा रहता है अतीत पर मैं बीती हुई घटनाओं के बारे में किसी इतिहासकार या विद्वान की विद्वतापूर्ण शैली में भी नहीं लिख सकता। मैं उसके बारे में उसी ढंग से लिख सकता हूँ जिस तरह मैं पहले भी लिख चुका हूँ, अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ उसका कोई संबंध स्थापित करके। गेटे ने एक बार कहा था कि इस प्रकार का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। अतीत का दबाव, भला बुरा दोनों तरह का दबाव अभिभूत करता है। कभी कभी यह दबाव दमघोटू होता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती हैं, मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं। नीत्शे ने कहा था, बीती हुई सदियों का विवेक ही नहीं, उनकी दीवानगी भी हमारे भीतर से फूट पड़ती है। उनका वारिस होना आवश्यक है। आखिर मेरी विरासत क्या है? मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ? क्या उस सब को जिसे मानवता ने दसियों हजारों सालों के दौरान हासिल किया, उस सब का जिसके बारे में उसने विचार किया, महसूस किया, भोगा और जिन बातों से उसने खुशियां हासिल की, उसकी विजयों के उल्लास का, उसकी पराजयों की दुखद यंत्रणा का, मानव के उस हैरतअंगेज मीरानों अर्थात साहसी कार्यों का जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई और अब भी जारी है और हमें आकर्षित करती है। मैं इस सब का वारिस हूँ और उस सब का जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है। पर हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है, लेकिन यह कोई अनोखी बात नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। मानव जाति के लिए सभी बातें समान हैं। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है, जो हमारे रक्त मांस और अस्थियों में समाई है।
इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप बनेगा। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में जगह बनाई है और मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है। मुझे लगता है कि मैं स्थायी तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ। पहले अध्याय में दोस्तों इतना ही। अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे तलाश। तब तक के लिए बने रहिए ग्रामीण ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।